यूट्यूब के साथी भी बता दें, इनको स्क्रीन विजिबल हो गया हो, आवाज़ हमारी ठीक मिल रही हो तो अवगत करा दें। यस लिख करके। चलिए, बहुत अच्छे, ठीक है, बढ़ते हैं। जस्ट इट। जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी जो है 4 राइटर्स में से जो है एक छोटे राइटर बन जाते हैं। कम मतलब जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन जो ट्रेंड बन रहा है 2021 का, आप देखे होंगे पेपर का, तो किसी भी राइटर की इम्पोर्टेंस को जो है आप अंडर एस्टिमेट जो है नहीं कर सकते हैं। सबको एक आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। जैसे जनरली जो है ये माना जाता था कि जो है सबसे पहले नंबर पर जो है वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर साहब हो गए, फिर जो है मिल्टन साहब हो गए, फिर जो है वर्ड्सवर्थ और फिर जो है गाल्सवर्दी आते हैं। लेकिन आप 2021 का आप देख लीजिए, मिल्टन से कम क्वेश्चन बने हैं, वर्ड्सवर्थ से कम क्वेश्चन, उससे भी ज़्यादा कम क्वेश्चन बने हैं। गाल्सवर्दी से ठीक-ठाक प्लेस जो है इन्होंने ले लिया है। तो अंडर एस्टिमेट किसी भी राइटर को नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है राइटर जॉन गाल्सवर्दी। इनका जो बर्थ है 14 अगस्त, यही पूछा जाता है। इनका डेट ऑफ बर्थ भी पूछा गया है, 14 अगस्त 1867, किंगस्टन अपॉन टेम्स, सरे, इंग्लैंड, यूके। डेथ जो है इनकी 31 जनवरी 1933, लंदन, इंग्लैंड, यूके होती है। पेरेंट्स इनके जॉन, इनके जो है पिताजी का भी नाम होता है जॉन गाल्सवर्दी, और फ्रेंची बेली। स्पाउस इनकी अडा न्यूमिसिस पियर्सन कूपर। ये फुल नाम भी पूछा गया है, फुल नाम भी पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हैरो में जो है इन्होंने पढ़ाई करी और न्यू कॉलेज से जो है इन्होंने आगे की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करी। His family was wealthy and well established with a large estate of Kingston upon Thames. That is now the site of 3 schools. देखिए जो इनकी फैमिली थी वो काफ़ी वेल सेटल्ड वेल्दी फैमिली थी, और इनके जो फैमिली बिजनेस था वो शिपिंग का था। तो अब कभी-कभी क्वेश्चन में जब बनता है तो वहाँ पर ये भी होता है कि ये किसके लड़के थे? लॉयर के थे, मर्चेंट के थे या टीचर के थे? इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ पे ऑप्शन में जो है आपका माना जो जाता है, क्वेश्चन जब तक माना गया है वो लॉयर ही माना गया है, क्योंकि इनके जो पिताजी थे वो एक फेमस लॉयर थे, लेकिन वो मर्चेंट भी थे। तो अगर लॉयर ना मिले ऑप्शन में और मर्चेंट अगर है तो उस पे भी जा सकते हैं। जो जहाँ पे इनका इनका जन्म हुआ था उसका जो टेम्स, वो 3 जो साइट्स थी, वो मेमट इंटरनेशनल एक स्कूल था, स्कूल ऑफ द रॉक बाई प्रिपरेटरी स्कूल ये नाम है उनका, और हॉली क्रॉस, ये 3 स्कूल हैं। इनके बीच में जो है इनका एक स्थान ये बनता है जहाँ पर जो इनका जन्म हुआ था। ही अटेंडेड हैरो एंड न्यू कॉलेज, ट्रेनिंग एज द बैरिस्टर। ही वाज कॉल्ड बार इन, द बार इन 1890। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। हाउएवर द वाज नॉट टेकन being practicing law and instead traveling abroad और look after families shipping business। इनकी जो फैमिली का बिजनेस शिपिंग बिजनेस था उसके माध्यम से इन्होंने दुनिया के बहुत सारी देशों की यात्रा अपनी करी है। अच्छा जो है ये भी एक बार होता है क्या है कि जब ये बैरिस्टर बन जाते हैं तो इनका मन जो है नहीं लगता है, एडवोकेसी में मन नहीं लगता। तो इनके जो फादर थे तो केस ये इनके पास भेजा करते थे कि जाओ उनसे केस हैंडल करा लो, और ये जो केस दूसरे अपने जूनियर से जो है केस करा लेते थे। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने लिया नहीं, क्योंकि इनका मन जो है लिटरेचर में लगता था। ड्यूरिंग दिस ट्रेवल्स ही मेट जोसेफ कॉनराड। जब ऑस्ट्रेलिया की यात्रा कर रहे थे तो जोसेफ कॉनराड से मुलाकात हो गई। देन द फर्स्ट मेट सेलिंग शिप moored in the harbor of Adelaide, Australia।
एंड द टू फ्यूचर्स नॉवलिस्ट बिकेम क्लोज फ्रेंड। बाद में जो है इनके क्लोज फ्रेंड भी वो बन गए। इन 1895 गाल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विद एडा मिस पियर्सन कूपर। इनसे जो इनका अफेयर चालू हो गया। अच्छा, अफेयर तो चालू हो गया इनका, लेकिन जो है ये ऑलरेडी शादीशुदा थी मैडम। द वाइफ ऑफ हिज कजिन, इनका जो कजिन था उनका नाम भी पूछा गया है ये, मेजर अर्थर गाल्सवर्दी। यह भी अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन हल किए तो वहां पर ये मिला होगा। आफ्टर हर डिवोर्स 10 years later they married 23rd September 1905। इनका जो है डिवोर्स हो जाता है मेजर अर्थर से, उसके 10 साल के बाद जो है ये शादी करते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत डरते थे अपने पिताजी से, रेस्पेक्ट कह लो या डर कह लो, तो उनसे भी चीज़ों को ये हाइड कर रहे थे। तो लिटरेचर के प्रोफेशन को भी ये उनसे हाइड कर रहे थे, और जो उनका अफेयर था इसको भी उन्होंने हाइड किया। स्टे टुगेदर अंटिल हिज डेथ 1933। साथ में फिर जीवन में पूरा समय इन्होंने साथ में बिताया। बिफोर देयर मैरिज दे ऑफन स्टेड clandestinely in a farmhouse called Winston in the village of Manaton of Dartmoor, Devon। इसी से जो है एक डिवोन करके इनका मैन टू डिवोन एक वर्क भी आता है। और जब शादी नहीं करते थे तो ये चुपके चुपके जो है यहीं पर अपने फार्म हाउस में अपना लिविंग किया करते थे। From 1908 he took out a long lease on part of the building and made it their regular second home until 1923 from the Four Winds. A collection of short stories was also this first published work in 1897. These and several subsequent work were published under the pen name John Singh Jones। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि इनका पेन नाम क्या था, सीडोनिम क्या था, जॉन सिंह जॉन के नाम से। एंड इट वुड नॉट बी अंटिल द आइलैंड फारसीस 1904। जब आइलैंड फारसीस इनका आता है, ये इनके रियल नेम से आता है। इसके पहले जो है जो भी ये वर्क लिखे हैं जॉन सिंह जॉन के नाम से ही लिखे हैं। एक चीज ये भी थी कि इनके पिताजी शायद नहीं चाहते थे कि ये लिटरेचर की तरफ जाए, वो चाहते थे कि भाई हम एडवोकेट हैं, ये भी एडवोकेट बने, इसलिए चुरा चुरा के लिखते थे। हिज फर्स्ट फुल लेंथ नॉवेल जोसेलिन वाज पब्लिश्ड अंडर द जॉन सिंह जॉन नेम इनका था। आई लेटर रिफ्यूज टू हैव अ रिपब्लिश्ड, और बाद में रिपब्लिश्ड भी होती है। हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स से भी क्वेश्चन बना है, कौन सा इनका पहला प्ले है सिल्वर बॉक्स, और इसका ईयर भी पूछा गया है। इन व्हिच द थेफ्ट ऑफ द प्रोस्टिट्यूट्स पर्स किसका मैटर होता है, पर्स का, रेटिक्यूल का एक मैटर होता है। यंग मैन ऑफ द गुड फैमिली placed beside the theft silver cigarette case from the rich man's father house। मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में इनका सक्सेसफुल नॉवेल माना जाता है, जो कि ट्रायोलॉजी का फर्स्ट नॉवेल है इनकी, जो फारसाइड सागा आता है इसमें। Along with those other writers of the time, such as George Bernard Shaw, his plays address the class system and social issues. Two of the best known being Strife जो 1909 में आता है और द स्किन गेम 1920। अच्छा, जो इनके साथी थे जीबी शाह और गाल्सवर्दी, इन दोनों लोगों को अच्छा सा सपोर्ट किया, इनके प्लेस को डायरेक्ट किया, वो एक नाम था गार्नविले वारकर। तो यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि कौन से प्ले किसको छोड़ करके गार्नविले वारकर ने एक्सेप्ट करके एक क्वेश्चन बनता है कि इसको प्ले को छोड़ करके सबको इन्होंने स्टेज उपलब्ध कराया है। तो एक वहां पर ऑप्शन आता है आपको लॉयल्टी, और एक है सिल्वर बॉक्स। तो जनरली बुक्स में आप देखेंगे तो सिल्वर बॉक्स आपको मिलेगा आंसर। सिल्वर बॉक्स जो है सही है नहीं, क्योंकि सिल्वर बॉक्स को जो है उन्होंने डायरेक्ट किया था। एक जो है जब यह सिल्वर बॉक्स आता है तो डायरेक्शन जो है उस पे
गानविले वारकर का ही होता है, इसलिए वो आंसर सही नहीं है। कई बुक्स में हमने देखा है, उसको आप अपने स्तर से ऑथेंटिकेशन कर लीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा, वरना नुकसान हो सकता है। ही इज नाउ फॉर बेटर नोन फॉर हिज नॉवेल्स, particularly द फार साइड सागा, इनका बहुत सक्सेसफुल नॉवेल रहता है और ट्रायोलॉजी रहता है। इसमें आयरीन आता है एक नाम, जो इसकी हीरोइन है, जो कि एडा नमर्सिस पियर्सन को जो है पोर्ट्रेट किया गया है, और ये जो वर्क है ये इनकी वाइफ को भी डेडिकेट है। थ्रू हिज राइटिंग्स हिज campaign फॉर अ वैरायटी ऑफ कॉजेस इंक्लूडिंग प्रिजन रिफॉर्म पे इन्होंने खूब लिखा, वुमेन्स राइट पर इन्होंने लिखा, एनिमल वेलफेयर पे भी इन्होंने लिखा, और अपोजिशन ऑफ सेंसरशिप, मिल्टन की तरफ जो है इन्होंने जो प्लेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी उस पे भी जिन्होंने काफी कुछ लिखा है कि ये चीज गलत है। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट प्रोबेबली 1916 ही वर्क एट ए हॉस्पिटल, कहाँ पर, फ्रांस में, एंड ऑर्डरली आफ्टर बीइंग पास्ड ओवर द मिलिट्री सर्विस, एक जो है सैन्य सेवा भी इन्होंने करी, मिलिट्री हॉस्पिटल में जा करके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान सैनिकों को जो है इन्होंने सर्विस दी थी, और सर्विस क्या दी थी, एज ए मसाजर, कि उनको जो है जो दिक्कतें होती थी वो जो फिजिकली जो है उनको सही करते थे, ये और इनकी वाइफ दोनों लोग। ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल पोइट एसियस्ट एंड नॉवलिस्ट, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, पोइट एसियस्ट एंड नॉवलिस्ट इंटरनेशनल लिटरेचर क्लब इन 1921। कब ये अपॉइंट के चुने जाते हैं प्रेसिडेंट, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। वाज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1929, ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको अवार्ड कब मिलता है, 1929 में, आफ्टर अर्लियर टर्निंग डाउन द नाइटहुड 1918। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है एक विवादित क्वेश्चन है, आपको डिफरेंट बुक्स में इसे अलग अलग मिल जाएगा, कहीं पर आपको जो है 1917 मिल जाएगा, जबकि जब आप अगर आप अल्बर्ट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा 1919। अल्बर्ट की अगर बुक आप पढ़ेंगे हिस्ट्री की तो 1919 मिल जा रहा है, बाकी जनरली जगहों पर जो है 1918 ही कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि 17 में जो है इनको अनाउंस किया गया था और 18 में इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। नोबेल प्राइज भी इनको मिलता है फारसाइड सागा के लिए 1932 1932 में। ही वाज टू इल टू द अटेंड अ नोबेल अवार्ड सेरेमनी and died 6 weeks later on 31 January 1933 आप है स्टोक ऑफ लंदन होम, लंदन के घर पे इनकी मृत्यु हो जाती है। जॉन गाल्सवर्दी lived for the final 7 years of his life at buried in West Sussex, ये भी क्वेश्चन बना है, वेस्ट ससेक्स और साउथ ससेक्स ऐसा करके क्वेश्चन बना देता है, तो ये वेस्ट ससेक्स है, ध्यान रखिएगा। वाच क्रेमिटेड एट वैकिंग, एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इनका क्रिमिनेशन हुआ था। जनरली जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो उनको दफनाया जाता है, बरी किया जाता है, बट इनको क्रिमिनेट किया गया था, और उनके एसेस जो थे बीइंग स्कैटर्ड ओवर द साउथ डाउन सिटी बाय एरोप्लेन्स, एक एरोप्लेन के जरिए जो है इनके जो एसेस थे, जो उनके राख थी शरीर की, वो पूरे जो है शहर पर ऐसे बिखेर दी गई थी। गाल्सवर्दीज रोज रीड इन किंगस्टन लोकेशन ऑफ किंगस्टन हॉस्पिटल्स आल्सो नेम फॉर हिम। थीम इनके नॉवेल्स की अगर देख लिया जाए तो सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम को दिखाते हैं ये, और क्लास एनालिसिस जो है आपको देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट आयरनिकल होता है इनका, और अपर मिडिल क्लास को जो है ये ज्यादा वहां पर डिपिक्ट करते हैं, और समटाइम्स ही क्रिटिसाइज टू अपर मिडिल क्लास एंड सिंपैथाइज टू पुअर एंड ट्रोडन पीपल्स ऑफ दैट टाइम सोसाइटी। Characters often represent type of rather than individual personalities को ज्यादातर इन्होंने दिखाया है। रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ज्यादातर अपने वर्क में दिखाया है। रिस्ट्रेन राइटिंग स्टाइल एंड पॉलिश्ड डायलॉग, पॉलिश ज्यादा कुछ जो है बढ़ा चढ़ा करके या बनावटी चीजों को नहीं दिखाया है, ज्यादातर इन्होंने आयरनी का यूज किया है। जैसे इनका वर्क आता है जस्टिस,
तो जस्टिस पूरा ये टाइटल ही जो है एक आयरनिकल टाइटल माना जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भी बना है। इनके जो ड्रामेटिक वर्क हैं वो जो है रियलिस्टिक होते थे, ट्रेडिशनली होते थे, फॉलोड द ट्रेडिशंस ऑफ जोन्स एंड पिनेरो। ये भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस में बना हुआ मिला होगा। बिलीव ड्रामा शुड हाईलाइटेड इनहेरेंट मॉरल एंड प्रोवोक थॉट्स। थीम इनकी जो है सोशल रिफॉर्म की होती थी। बोथ साइड ऑफ इश्यूज फोकस्ड ऑन द सोशल फोर्सेस। और जनरली इनके जो वर्क होते थे प्रॉब्लम प्ले होते थे, और ट्रेजेडीज भी इन्होंने लिखी हैं, और इनकी जो ट्रेजेडीज थी वो सोशल ट्रेजेडीज कही जाती हैं, और जिसमें उन्होंने विलन को उस समय की सामाजिक व्यवस्था को माना है। sympathize the victims, explore the injustice faced by the poor and the downtrodden। की फीचर्स की अगर हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। इनका जो राइटिंग था साइकोलॉजिकल था, रियलिस्टिक था, और नेचुरल डायलॉग इसमें दिए गए हैं, कोई बनावटी चीजों को नहीं दिखाया गया है। वेल कॉन्स्ट्रक्टेड प्लॉट होते थे इनके। अवॉइड द सेंटिमेंटली एंड मेलोड्रामा। ज्यादा ऐसा ब्लड सेड या इस तरह की चीजें जो है नहीं इन्होंने दिखाया। हालांकि जो है इनका जो वर्क जस्टिस है उसमें जो है पोएटिक अनजस्टिस जो है माना जाता है, जो कि फाल्दर की ऐसे ही अचानक मौत दिखा दी जाती है। लीगल इन्फ्लुएंसेस, चूंकि ये खुद ही एक वेल क्वालिफाइड एडवोकेट थे, बार इन लॉ थे, इसलिए इनके जो वर्क हैं उनमें आपको जो है लीगल और कोर्ट का ट्रायल्स और जो कानून की चीजें हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। लीगल चीजें, सोशल इनजस्टिस, नोटेबल ट्रायल सीन्स इन द प्लेस आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके जो फेमस प्लेस हैं, सिल्वर बॉक्स 1906 में आता है, जो इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस को डील करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि जो है यहाँ पर इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस की अगर बात करेगा तो अगर आप अच्छे से इसको कंसीडर नहीं करेंगे तो ऑप्शन में जस्टिस भी होगा और आपका सिल्वर बॉक्स भी होगा। आप जस्टिस मार के चले आएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्ट्राइप जो है 1909 में आता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है कैपिटलिस्ट का और लेबर्स के बीच में। जस्टिस 1910 में आता है, जो कि क्रुएल्टी ऑफ सॉलिटरी कंफाइनमेंट को दिखाता है, और जो फेल्योर है लीगल सिस्टम, इंग्लिश लीगल सिस्टम का फेल्योर जो है दिखाता है। स्किन गेम जो आता है इनका 1920 में आता है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट दिखाता है अरिस्टोक्रेसी और न्यू रिच पर्सन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। लॉयल्टी जो है एक रेशनल वर्क है, डोमेस्टिक ड्रामा है, लेटर ड्रामा है, और इनका जो क्या बोलते हैं उसको, इसमें रेशनलिज्म भी चीजों को दिखाया गया है। एक्सप्लोर द क्लास लॉयल्टी प्रीजुडिस है आपका। और स्केप की अगर हम बात करें तो 1926 में आता है, ए क्रिटिक द इनएडुकेसी ऑफ जस्टिस सिस्टम। जो उस समय का न्यायिक व्यवस्था थी उस पे जो है ये सवाल उठाता है। कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं जो जनरली पूछे ही जाते हैं, उनमें एक वर्क आपका आता है द अर्ली वर्क अंडर द नेम सीडोनिम जॉन सिंह जॉन। कौन कौन से हैं? फार फ्रॉम द फार विंड्स जो 1897 में आता है। अ मैन ऑफ डिवोन 1901 में आता है। अ नाइट 1901 है, और द साइलेंस 1901 है, और सल्वेशन ऑफ द फारसाइट 1901। ये सारे के सारे जो है जॉन सिंह जॉन के सीडोनिम से आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सा वर्क इनके सीडोनिम से नहीं आता है, कौन सा वर्क इनके रियल नेम से आता है। कुछ शॉर्ट प्ले इनके हैं, वन एक्ट प्ले माने जाते हैं, जैसे कि लिटिल 1921 में आता है। ये सारे के सारे 1921 में ही आते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट है, डिफीट है, हॉल मार्क्ड है, द लिटिल मैन है, पंच एंड गो है, और द सैन। एक क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा स्पेयर में आता नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे दिमाग में प्ले होने चाहिए। नॉवेल्स की अगर हम बात करें, जोसेलिन फर्स्ट नॉवेल 8 भी आता है, आपको साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये जो है ऐसा क्वेश्चन बना है, इसको स्पेलिंग मिस्टेक करके भी पिछले में मान ली गई थी जैकोलिन करके, तो नन ऑफ देम था।
जो जैकोलिन को ही मान लिया, और 21 में जैकोलिन को नहीं माना, जोसेलिन को ही माना, नन ऑफ देम आंसर को मान लिया। हमारी आवाज क्लियर है? यस स्क्रीन सर, यस विजिबल सर, है? यस सर। जी। बिलारुबिन 900 में है। द आयरन फारसिस इनके रियल नेम से पब्लिश होता है 1904 में। इस यहीं से जो है अपने रियल नेम से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। फार्टेनिटी 1909 में आता है। डार्क फ्लावर एक लव नावल है, ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है। 1913 में आता है। द फ्रीलांस 1915 में है। बियॉन्ड, ये भी कई क्वेश्चन यहाँ से कमेंट इसके बने हैं, क्वेश्चन स्पीचेस यहाँ से बनी है क्वेश्चन। अवेकिंग एक इंटरल्यूड जो है फारसाइट सागा में आता है, आगे हम देखेंगे। अब जो इनका जो मेजर वर्क है बहुत ही फेमस है, फर्स्ट ट्रायोलॉजी इनकी आती है 1922 में। सीरीज ऑफ 3 नॉवेल्स होता है, 2 इंटरल्यूड होते हैं, पब्लिश इन 1906 टू 1921। देखिए पहला जो वर्क इसका आता है मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में इनका वर्क आता है, नॉवेल है। इंडियन समर ऑफ अ फारसाइट एक इंटरल्यूड है जो कि 1918 में आता है। और इन चांसरी सेकंड जो है इनकी नॉवेल है 1920 में आता है। और अवेकनिंग इसका इंटरल्यूड है जो कि 1920 में आता है। और टू लेट जो है इनका जो थर्ड नॉवेल है और 1921 में आता है। इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं 1906, 18, 18 और फिर जितने आपके बाद के बचते हैं तो ये सब 20 है, 20 है और एक 21 है। ये डेट्स जो है अलग अलग पूछी जाती हैं, इसलिए इनको जो है दिमाग में बनाना जरूरी है। इसकी जो है सिनॉप्सिस हमने हिंदी में दे दी है। जनरली मार्केट की बुक में आपको बहुत ज्यादा लेंथी मटेरियल मिल जाएगा, आप इसको पढ़िएगा आराम से, जो है चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फारसाइट सागा जॉन गाल्सवर्दी द्वारा जो है लिखित 3 उपन्यासों का एक इंटरल्यूड श्रृंखला है। या जो है सागा, गाथा को सागा कहते हैं। फारसाइट परिवार की 3 पीढ़ियों की जो है हिस्ट्री दिखाता है। और ये जो है उनकी संपत्ति मान लेता है अपनी वाइफ को, ऐसी घटनाएं इसमें दिखाई जाती हैं। सामाजिक जीवन और पारिवारिक संघर्ष, नैतिकता के पहलुओं को यह उजागर करता है। ये कहानी सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों पर संबोधित करती है ऑडियंस को। मैन ऑफ द प्रॉपर्टी जो पहला इसका नॉवेल है। सोम्स फॉरसाइट एक धनी और स्वार्थी व्यक्ति है जो अपनी पत्नी आयरीन को केवल संपत्ति के रूप में देखता है। आयरीन वो अपने पति से असंतुष्ट है और एक कलाकार फिलिप बोसनी से जो है अपने प्रेम संबंध स्थापित कर लेती है और बोसनी की दुखद मृत्यु हो जाती है। आयरीन का संघर्ष यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाता है। यह उपन्यास विवाह को संपत्ति के रूप में देखने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है कि उस समय की जो सोसाइटी थी वो जो वाइफ को ले आते थे शादी करके, मानते थे कि इसकी अपनी कुछ फीलिंग्स नहीं है, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम जैसा चाहेंगे इसको टीवी मशीन की तरह जो है अपने हिसाब से एज ए एंटरटेनमेंट हम यूज करेंगे। उस पर जो है यहाँ पर सवाल खड़ा करते हैं। देयर आर हाउस एंड देयर आर हाउसेस and there are those who live in them and those who build them। घर और मकान में फर्क होता है, जो उनमें रहते हैं और जो उन्हें बनाते हैं, उनके जीवन में अलग अलग दृष्टिकोण होता है। एक बड़ी ही जो फिलोसफिकल लाइन यहाँ पर इन्होंने दी है, फारसाइट सागा की है। लाइनें भी हमने दे दिया यहाँ पर क्योंकि लाइनों से जो क्वेश्चन बनते हैं तो फिर दिमाग घुमा देते हैं। अब आ जाते हैं हम जो इंडियन समर ऑफ फारसाइट जो इंटरल्यूड है जो कि 1918 में आता है। यहाँ पर परिवार का एक जो ओल्ड जालेन है, परिवार के एक बुजुर्ग सदस्य हैं जो अपने जीवन में बहुत ही आत्मनिर्भर और अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं। ओल्ड जालेन आयरीन के प्रति जो है गहरी आस्था रखते हैं। उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है आयरीन को लेकर के रहता है क्योंकि आयरीन अपने जीवन से सुखी है नहीं, तो ये साहब भी उधर सोचते हैं कि थोड़ा सहयोग कर दिया जाए। यहाँ पर जो है एक इंटरल्यूड जो रहता है वो परिवार की जटिलताओं को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर एक स्पीच आती है, लव इज नॉट पजेशन, इट इज द गिविंग ऑफ सेल्फ टू अनदर।
प्रेम स्वामित्व नहीं है, या स्वयं को दूसरों को समर्पित करने की कला है। आप ऐसा कह सकते हैं कि अपने यहाँ भारत में या भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि प्रेम जो है सिर्फ किसी को प्राप्त करना ही नहीं होता है, प्रेम एक त्याग का पर्याय भी होता है। त्याग जो है प्रेम का दूसरा पर्याय है। तो वैसी उसी को आप कह सकते हैं कि जॉन गाल्सवर्दी ने इसमें यह चीज़ डिपिक्ट करी है। आया किसमें है ये? इंटरल्यूड में। समर ऑफ अ फारसाइट जो 18 में आता है, उसी में ये लाइन आती है। बहुत अच्छी प्यारी लाइन है। इसको जो है आप व्यवहारिक रूप में भी दोस्तों से बातचीत करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इस्तेमाल करने का स्थान और व्यक्ति सही होना चाहिए, वरना मतलब उल्टा भी हो सकता है ना? इन चांसरी 1920 इसमें जो है तलाक हो जाता है सोम्स और आयरीन का, और सोम्स फिर से शादी करने की कोशिश करता है, लेकिन जो है सामाजिक पारिवारिक जटिलताओं का सामना इसे करना पड़ता है। आयरीन और ओल्ड जालिन के बेटे के बीच जो यंग जालिन है, उसके बीच में प्रेम संबंध विकसित हो जाते हैं। बड़े इसमें प्रेम संबंध इधर से उधर विकसित होते हैं। कहानी में पारिवारिक विवादों के साथ साथ सामाजिक बदलावों को भी उजागर किया गया है। एक स्पीच आती है इसमें, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट बट लव इज ए फोर्स दैट ट्रांसेंड्स इट। विवाह एक अनुबंध है, लेकिन प्रेम एक शक्ति है जो इसे पार कर जाती है। ऐसा नहीं है, जो विवाह के संबंध में अगर हैं आप और आप प्रेम नहीं करते हैं एक दूसरे से, तो सिर्फ आप अगर एक दूसरे को प्रॉपर्टी ही मानते हैं, तो भी जीवन जो है ठीक नहीं बन पा रहा है। यही चीज यहाँ पर दिखाई जा रही है। अवेकनिंग जो इंटरल्यूड इसका आता है 4th नंबर का, यहाँ पर यंग जालिन और आयरीन के बेटे जॉन पर आधारित है। जॉन फारसाइट परिवार और उसकी संपत्ति को एक अलग दृष्टिकोण से देखता है। पुरानी और नई पीढ़ियों के विचारों को मूल्यों के बीच में संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है। एक फेमस स्पीच आती है, टू अवेकन इज टू सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज इट इज कोल्ड बी। जागना इसका अर्थ है दुनिया को जैसा है वैसा न देखना, बल्कि जैसा हो सकता है वैसा देखना। ऐसा नहीं है कि तुम जिसको देख रहे हो हंसता हुआ, वो हंसने हंसने वाला सुखी व्यक्ति ही हो सकता है उसके दिल में बहुत सारा गम हो। और जिसे आप देख रहे हो रोता हुआ, हो सकता है उसके अंदर खुशी के आंसू निकल रहे हो, कोई अच्छी सफलता मिल गई हो। तो चीजों को जो है अपना दृष्टिकोण भी बना के रखना आवश्यक है। इसका जो टूलेट नॉवेल आता है, यहाँ पर जॉन और फ्लेयर का प्रेम प्रसंग दिखाया जाता है। जब वो दोनों सोम्स और आयरीन अलग हो गए हैं, उन्होंने शादी कर ली है, सोम्स ने अलग कर ली है, आयरीन ने अलग कर ली है। तो आयरीन के एक लड़का होता है जिसका नाम है जॉन, और सोम्स के लड़की होती है इसका नाम है फ्लेयर। उनके बीच में जो है एक प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है, और मामला जो है यहाँ पर और पेचीदा हो जाता है। पुराने मूल्यों और नई पीढ़ी के विचारों का टकराव इसमें देखने को मिल जाता है। फॉरसाइट परिवार के सदस्यों के बीच में एक स्थायी अलगाव हो चुका है, लेकिन इन दोनों लड़कों और लड़कियों की वजह से उनके बीच में कनेक्शन फिर से होता दिखता है। इसमें एक स्पीच है, द लेटिंग गो ऑफ ऑल टाइज द बिगिनिंग ऑफ न्यू फ्रीडम। पुराने संबंधों को छोड़ना नई स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पर फ्रीडम को जो है वरीयता दी गई है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी को जो है पिंजड़े के तोते की तरह बना के रखो और वो आपके जो है जीवन में वैसा ही चीज़ों को करता रहे जैसा आप चाहते हो। इस तरह से जो है हमने इनका जो एक फेमस वर्क है फार साइड सागा जो 1922 में आता है, उसके साथ आज जो है सेशन जो है हम लोगों ने जिनका जॉन गाल्सवर्दी का अच्छे से कवर किया। यहाँ तक के लगभग पॉइंट जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं हमने कवर किए। इनके जो लास्ट के और वर्क हैं जो इनसे संबंधित और भी पॉइंट्स हैं, वो अगले सेशन में कल या परसों 1 या 2 दिन में जो है जॉन गाल्सवर्दी को अच्छे से पढ़ते हुए फिनिश करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। अगर किसी साथी को किसी पॉइंट पर कोई समस्या हो या कोई डाउट